अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मनसूख कर दिया है। इंतज़ामिया की जानिब से जो PTI को NOC जारी किया गया था, वो NOC बाद में जो है वो कैंसिल कर दिया गया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इमरान खान को जेल में सहूलियात के हवाले से जो बात की जा रही है, उसी मामले पर आज वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत और इसी के साथ साथ जो गवर्नर और IG हैं, उनको भी ख़त लिखा गया है। इसी के साथ साथ आज पाकिस्तान में एक जो रजिस्टर्ड जमातें हैं, उनमें एक और जमात का इजाफा भी हुआ है। मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी अपनी नई जमात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया है। मुल्क में सियासी जमातें तो हैं, लेकिन नई जमात क्या अपने मकासद हासिल कर सकेगी? और मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है, PTI के अंदर जो इख्तलाफात, धड़ेबंदी की बात हो रही है, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दुर्रानी साहब, आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब आज जलसा था PTI का, NOC जारी हुआ, वो कैंसिल हो गया, फिर PTI की क़यादत ने भी जलसा जो है वो मनसूख कर दिया। आप क्या देख रहे हैं? मुज़ाकरात की दावत भी दी जा रही है, वज़ीर आज़म साहब ने 2 मरतबा दी, जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि बैठ के बातचीत होनी चाहिए। आप समझते हैं कि पहल किसको करनी चाहिए, कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरबानी साहब, जो PDM की हुकूमत है उसका इस वक्त एक ही ऑब्जेक्टिव है, और वो ये ऑब्जेक्टिव है कि PTI को हर वक्त टकराव की कैफियत में रखा जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ और उन इदारों के साथ जिनको अपना इस्तेमाल करके आज वो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। अब आप ये देखें कि मुल्क की बका के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर PTI ने एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया कि हम उसमें शरीक होंगे। अब इस चीज से जो है हुकूमत के ऐवानों में हलचल मच गई कि अगर वो आ जाएंगे तो हम जो उनके रेफरेंस से मुल्क दुश्मनी का, टकराव का, बात ना करने का बयानिया सेट कर रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। अब उन्होंने ये किया कि जैसे वो तारपीडो नहीं मारती कोई आप दोस्त जाके किसी जहाज के अंदर, तो उन्होंने मफाहमत के जहाज को जो है वो जलसे की कैंसिलेशन का तारपीडो मारा है, और उस करके उन्होंने कहा है कि अब किसी तरह से इस टकराव को बढ़ाने के लिए ये इक़दाम उठाया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत की कमजोरी, हुकूमत के अपने बारे में जो उनका ये एहसास है कि वो इलजिटिमेट हैं, और उनका ये क्लैरिटी कि वो नहीं चल सकते, ये डूबते हुए सितारों के, ये डूबते हुए जो एक हकीकतें होती हैं, वो ऐसी साजिशों के जरिए मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जलसा कैंसिल नहीं, लेकिन दुरानी साहब खुद जो तहरीक इंसाफ के अंदर धड़ेबंदी की बातें हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब के आप बयानात देख लें, वो तो जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब, वो तो उन पे भी सवालात उठा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि PTI के अंदर भी धड़ेबंदी है? देखें गुरबानी साहब, PTI के अंदर ना कोई धड़ेबंदी है और ना हो सकती है, क्योंकि जब तक लीडरशिप को कोई चैलेंज ना कर रहा हो, उस वक्त तक कोई धड़ा तस्वुर नहीं होता। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं, उसके अंदर लोग एक दूसरे के खिलाफ बातें करते रहते हैं, लेकिन वो पार्टियां उस वक्त तक मुत्तहिद होती हैं, एक होती हैं, यकजहत होती हैं, जब तक उनकी लीडरशिप को कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त PTI के अंदर कोई तकसीम ना है और ना कोई ला सकता है। वजह उसकी ये है कि इमरान खान के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने जिस बंदे को KPK में आगे किया है, अली अमीन को, वो इस वक्त बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, हिकमत के साथ उनका एजेंडा, पार्टी का एजेंडा और पार्टी के लोगों को साथ लेके चल रहा है। बाकी थोड़ी बहुत ठोक लगी रहती है, वो जमहूरी पार्टियों का एक तरीका होता है, कोई किसी के खिलाफ बोलता है, कोई किसी के खिलाफ बोलता है, दैट मीन्स नथिंग। नहीं, लेकिन दुरानी साहब, फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं तो भी बहुत से PTI के लोग तनकीद करते हैं। उन्होंने कोर कमांडर हाउस में जो इजलास किया या इफ्तारी में शिरकत की, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई। तो आपको लगता है कि अली अमीन गंडापुर की जो स्ट्रेटजी है वो दुरुस्त है? बाकी जो PTI वफाक में बैठी हुई है, आप समझते हैं कि वो उस तरह मुतहरिक नहीं है, या पॉलिसी उनकी वो नहीं है जो होनी चाहिए?
देखें अली अमीन साहब की आप इस वक्त, मैं तो बहुत ही क्रिटिकली दूर से ऑब्जर्व करता हूं तमाम चीजों को। मैं समझता हूं कि इस वक्त वो एक तरफ तो सीएम है, सीएम की हैसियत में जी उन्होंने अपने सूबे के हर फर्द को डिलीवर करना है। उसके लिए उन्हें हुकूमत और हाँ तमाम इदारों से एक राब्ता रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ उनकी लीडरशिप जेल में है, उसको भी उन्होंने बाहर निकालना है, उसके लिए भी उन्हें एक हिकमत अमली और एक वो बनाना। तीसरी तरफ उसने अपने वर्कर को भी मोटिवेटेड रखना है। तो इस लिहाज से वो सही तीन डिफरेंट सिचुएशंस को बहुत ही दानिशमंदी और हिकमत अमली के साथ आगे लेके चल रहे हैं। और मैं इसका क्रेडिट भी फिर खान साहब को चला जाएगा कि उन्होंने ऐसे फर्द को सिलेक्ट किया है कि जो इस वक्त बहुत फाइन बैलेंस मेंटेन कर रहा है। और ये हाँ जो नहीं, लेकिन रिसेंट दुरानी साहब फिर वो जो बीच में जो मुज़ाकरात की बात चली थी, आपके इल्म में है, एक कमेटी भी बनाई पीटीआई ने 3 रुकनी, इस वक्त आपके इल्म में कुछ है कि क्या कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता, कोई सियासी जमातों के साथ राब्ता, फिर अगर वो वफाक में बैठे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ना हो तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट का बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कोई राब्ता है, कोई आप बता सकेंगे इस हवाले से? देखिए मैं इस मामले में जितना बता सकता हूँ वो ये है, और वो मैंने 2 अल्फाज में एक चीज पीटीआई के तमाम लोगों के लिए भी और उनके वर्कर्स के लिए भी क्लियर कर दी थी सिचुएशन के एनालिसिस में, जी कि इमरान खान से डोंट एक्सपेक्ट एनी डील, वो डील नहीं करेगा। हमारी ओके माजी करीब में जितनी भी सियासी पार्टियों के साथ मामलात हुए हैं वो डील के हुए हैं। कोई डील में बाहर चला गया, कोई डील में अंदर आ गया, किसी ने डील से पार्टी का नाम बदल लिया। इमरान खान से कोई डील आप नहीं कर सकेंगे और डायलॉग कभी रुके नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सियासी डायलॉग्स जो होते हैं वो कभी रुकते भी नहीं है, और जब फॉर्मल डायलॉग्स होंगे तो वो भी सियासतदानों के साथ होंगे। और इस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत शाय अवे कर रही है, पीडीएम भाग रही है मुज़ाकरात के से, क्योंकि वो इस वक्त अपनी औकात और अपनी हकीकत को जानते हैं। और अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का चैलेंज सामने आया है, जिसके बाद कौम को ज्यादा यकजहती की जरूरत है, और जिस यकजहती का मुजाहिरा पीटीआई ने भी कर दिया, उसके बाद ये जलसे वाला इकदाम जो किया है हुकूमत ने, वो यकीनन अब आप ये इल्जाम पीटीआई पे नहीं डाल सकते कि वो मफाहमत के माहौल को खराब कर रहे हैं। अब ये पूरे का पूरा इल्जाम जो है वो हुकूमत पे चला जाएगा, और ये इंडिकेट कर रहा है इस बात को कि हुकूमत को महसूस हो रहा है कि वो अब कमजोरी हो रही है। जी लेकिन ये जो मौलाना के साथ सर हम देख रहे हैं कि दुरानी साहब कई मुलाकातें हुई हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, लेकिन बात बन नहीं रही। आप आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि मौलाना साहब भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों, कोई इत्तेहाद बनते हुए देख रहे हैं? देखिए मेरा जहां तक सवाल है, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, 2-3 में आप, एक पहली बात तो ये है कि ये मुझे बहुत, मैं बड़े दिनों से कह रहा था कि जब आवाम साथ ना हो तो इदारे और जो वो पॉलिटिकल हकीकतें होती हैं वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। तो आज जो हुकूमत है वो दिन ब दिन कमजोर हो रही है, और मुझे पता है कि हुकूमत को ये कमजोरी जो है उन्हें भी महसूस होनी शुरू हो गई है। जहां तक सवाल है हुकूमत के खिलाफ किसी बड़ी तहरीक और किसी मूवमेंट के बनने का, मैं उसको किसी सियासी इत्तेहाद की शक्ल में देखूं या एक पब्लिक के इत्तेहाद की शक्ल में देखूं। मुझे लगता है कि अब जो मूवमेंट बनेगी वो रिकंसिलिएशन और डेमोक्रेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनेगी, और ये मूवमेंट जो है इसके अंदर मुल्क की तमाम पार्टीज और अवाम और शख्सियात और मुल्क के जो डिफरेंट शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अब जो है हिस्सा बनेंगे अवाम के गिरेबानों तक पहुंच चुकी है। हाँ ठीक है दुरानी साहब, आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आज अगर आप देखें तो मियाँ साहब जो हैं वो बड़े दिन खामोश रहे, लेकिन आज उनके कुछ बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब फ्रंट फुट पे आएँ, कोई बात करें, और ये उसके साथ बताइएगा कि अगर मियाँ साहब खुल के बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई मुश्किलात पैदा होंगी? देखें जी, मैंने तो जब मियाँ साहब तशरीफ लाए थे उस वक्त से जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं मियाँ साहब के बारे में वो सही साबित हुए। मैं अगली भी कर दूं कि मियाँ साहब जो है अब जब भी बोलेंगे और जब बाहर निकलेंगे
तो वो उन लोगों के खिलाफ निकलेंगे जिन्होंने उनके ख्याल में उनको वजीर आजम नहीं बनने दिया। मियां साहब की अब जो तहरीक होगी या अब जो उनका तहर्रुक होगा सियासी, वो उन लोगों के खिलाफ होगा जिन्होंने उन्हें वजीर आजम नहीं बनने दिया। और वो कौन लोग हो सकते हैं, वो कौन लोग हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो अब ये है कि ये मुझे अगला मियां साहब का एजेंडा नजर आ रहा है। और जब वो सदर बन रहे थे पार्टी के, उस वक्त भी मैंने इसकी तरफ इशारा किया था और अब मैं दोबारा इसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और मियां साहब के जितने अंदरूनी वो राब्ते कर रहे हैं, वो ऑपोजिशन की तरफ भी राब्ते कर रहे हैं, वो उनके मतलब पीटीआई की तरफ भी उनकी तरफ से राब्ते हो रहे हैं, हर तरफ राब्ते हो रहे हैं। लेकिन मियां साहब का जो अगला नारा होगा वो वोट को इज्जत से आगे बढ़ते हुए वो ये होगा, मुझे वजीर आजम क्यों नहीं बनने दिया गया। पहले उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि मियां साहब जो है वो पीटीआई के साथ भी राब्ते में है, दुरानी साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मियां साहब जो है उनके राब्तों की, मैं पॉजिटिव बात जो करता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं सियासी जिसे कहते हैं ना तनाजुर में बात करता हूँ। मियां साहब इस वक्त हर तरफ राब्ता रखे हुए हैं, कोई उसका एविडेंस देना मेरी कोई जरूरत नहीं है, उनका मानना जरूरत नहीं है, किसी का बताना तो दुरानी साहब मुख्तसर ये बताइएगा कि अगर मियां साहब खुल के बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि जी अगर मियां साहब बोलेंगे ना तो हुकूमत के लिए भी मुश्किलात होंगी और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात होंगी। अच्छा, चलें ठीक है दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने ये भी एक प्रेडिक्शन जो है वो की है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब खुल के बात करेंगे, और अगर वो बात करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। अब देखेंगे इस हवाले से क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो दीगर अहम इशूज़ हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। दोबारा खुशामदीद नाज़रीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस वक्त जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है या ख़ास तौर पर जो बात की जा रही है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा होना चाहिए, फिर दुरानी साहब ने भी बात की कि अब जो जलसा कैंसिल हुआ पीटीआई का, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद हुकूमत जो है वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात नहीं चाहती। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ऑपरेशन की एक बात चली थी उस पर भी हम बात करेंगे। समर हारून बलोर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब आप देखें कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, आप उस वक्त हिस्सा थे, पीपल्स पार्टी हिस्सा थी, बाद में आप अलग हुए, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा कि नैब पे बड़ी तनकीद होती थी, नैब को काला कानून, ये सारी चीज़ें होती थी। इस वक्त एक जमात के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, आप बतौर सियासतदान देख रही हैं कि सारा कुछ ठीक है, आज अगर जलसा कैंसिल हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था, बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए था? देखें जी, मैं बज़ाते ख़ुद और अवामी नेशनल पार्टी, हम किसी भी सियासी जमात या किसी भी सियासी वर्कर के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल परसिक्यूशन को सख्त अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसको एक फ्री एंड फेयर लोगों को प्लेइंग फील्ड मिले जिसमें लोग अपनी सियासत करें। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस मुल्क के कुछ कवानीन भी हैं, इस मुल्क के कुछ कवायद व ज़वाबित भी हैं, कुछ लिमिट्स भी हैं, और नहीं, एक सेट ऑफ रूल्स है। अब जो वो रूल्स तोड़ेगा, चाहे वो मैं हूँ या आप हों, इस सेट पे बैठे हुए टेक्नीशियंस हों, हमें फिर उन रूल्स तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जवाबदेह भी सिस्टम को होना पड़ेगा। एक स्टूडेंट को अपने स्कूल के रूल्स को ओबे करना पड़ता है, एक बच्चे को अपने घर के रूल्स को ओबे करना पड़ता है, सो ऑन। इसी से हमारा माशरा बनता है, इसी से हमारे माशरे में एक, जिसको आप कहते हैं, एक पीस बनता है। अगर हम सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देंगे, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, आई फील सियासत कम और डिस्ट्रप्शन ज़्यादा बन गई है। अच्छा, आपने जलसा मुलतवी होने की बात की, जलसा किसने मुलतवी किया? एनओसी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी अपनी पॉलिटिकल कमेटी ने उसको डिले किया या पोस्टपोन किया या कॉल ऑफ किया। उन्होंने कोशिश भी नहीं की। गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी गरज बरस करते हैं। कल या परसों भी उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ बातें की थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन वो बातें ही होती हैं, उनका एक पैटर्न है। जिस दिन वो बहुत तेज़ बातें करते हैं तो वो अगली दिन खामखा अपने स्टांस से पीछे हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं? लगता तो यही है कि फवाद साहब जो बातें कर रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई है, या
कुछ हकायक हैं, क्योंकि आप देख लें हर चीज़ के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को या हुकूमत वक्त को या मुक़्तदरा इदारों को ब्लेम करना बहुत आसान हो गया है, और जो भी कुछ गलत हो रहा है हम किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। लेकिन अगर आप देखें खान साहब जेल में हैं, उनकी पार्टी में कौन उनके लिए जद्दोजहद कर रहा है? उनकी पार्टी के 100 की तादाद में MNAs MPAs इलेक्ट हुए हैं, सारे सूबों से हुए हैं। अपने हलके में, अपने हुजरों में, अपने डेरों में उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने कोई एहतजाज किया, उन्होंने कोई सिट इन किया? आपके पास कोई विजुअल्स आए? कोई कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतहरिक तो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि कोई बात बने, आगे चले। अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में तो उनका बड़ा इंटरेस्टिंग लक़ब मिल गया है, गुड बॉय का। अच्छा। तो आई थिंक कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्ट्रेटजी बना ली है कि वो आवाम को ये इस तरह की आग बगोला बातें करके भड़काएं, और उनको कहें कि बस मैं ही निकालूंगा खान साहब को, और फिर वो घर जाके सो जाते हैं आराम से। आपने उन गंडापुर साहब को सड़क पे देखा है? आपने उनको कोई रैली लीड करते हुए देखा है? कोई कल हमने देखा था उन्होंने जलसे से खिताब किया या कुछ। जलसा और रैली में बड़ा फर्क है, धरने में बड़ा फर्क है। अगर आपने पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी होती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के हर पॉलिटिकल पार्टी, हम जब PDM की नुमाइंदा जमातें बनकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अनाउंस करने डी चौक में आ रहे थे, हम बहुत बड़े जुलूस लेके खैबर पख्तूनख्वा से आ रहे थे, अवामी नेशनल पार्टी का जुलूस था, पीपल्स पार्टी का जुलूस था, मुस्लिम लीग के जुलूस थे। पहले तो बहुत बड़ा एक ट्रैफिक जैम मोटरवे पे मिला, फिर मोटरवे बंद हो गया, इस्लामाबाद के रास्ते बंद हो गए। कोई 12 घंटे की डिले से लड़ते लड़ाते हर मौके के ऊपर हमारे वर्कर्स ने, हमारी लीडरशिप ने खुद उन व्हीकल से उतर के स्ट्रगल किया। तब हम डी चौक पहुंचे और हमने वो ऐलान किया, और उसके बाद फिर जो भी वो एक स्ट्रगल शुरू हुई। आपको प्लेट में तो आप रख के आपकी कोई पॉलिटिकल डिमांड नहीं मिलती। ठीक है समर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लें। नाज़रीन, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के हवाले से और जो दीगर अहम सवालात हैं वो भी हम समर साहिबा के सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। समर हारून बलोर साहिबा हमारे साथ ही हैं, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ इशूज़ पर, लेकिन अब जो ऑपरेशन के हवाले से हमने हाल ही में देखा कि फ़ैसला हुआ, एमल साहब ने भी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ भी मुखालफत कर रही है, वहाँ पर हुकूमत उनकी है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन आप क्या समझती हैं कि क्या ये जो एपेक्स कमेटी ने फैसला किया, इससे पहले ये मामला पार्लिमान में आना चाहिए था? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी हुकूमत की? देखिए जी, हमारे इस पे बड़ा क्लियर कट वाज़ेह पॉलिसी है कि ये जो भी ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम, ये इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसकी जो स्ट्रेटजी है, इसके जो बाउंड्रीज़ हैं, वो पार्लियामेंट के साथ डिस्क्लोज़ होनी चाहिए जी। अगर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो इन कैमरा इजलास हो। ये यहाँ पे मैं आपको और देखने वाले को ये याद करा दूँ कि इस पार्लियामान से जबरी तौर पे नेशनलिस्ट पार्टीज़ को बाहर रखा गया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो जितने भी नेम्ड आप पॉलिटिकल फिगर्स कह सकते हैं, उनको इस असेंबली से बाहर रखा गया है। हम कहते हैं फिर भी जो नुमाइंदगान बैठे हुए हैं उनके साथ ये शेयर करें। देखिए, हर इंसान अपने इलाके की पेचीदगियों को समझता है। ये भी नहीं है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में दूध और शहर की नदियां बह रही हैं, ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा हमारे एक्स सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब को शहीद कर दिया गया। हर रोज़ वहाँ पे कोई ना कोई हादसा हो रहा है। कल मर्दान में हादसा हुआ, उसमें भी जानी नुकसान हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का टाइम था, बहुत नुकसान नहीं हुआ। नहीं, लेकिन ये जो बात हो रही है कि खुद वज़ीर आला साहब तो एपेक्स कमेटी में थे, तो PTI फिर मुखालफत क्यों कर रही है? आप समझती हैं कि वाकई इसमें रजामंदी अली अमीन गंडापुर साहब की है? देखिए जी, गंडापुर साहब ने तो एपेक्स कमेटी से निकल के नहीं कहा कि मैंने इस चीज़ की मुखालफत की। वो तो तकरीरों में, जलसों में एक बात करते हैं और बंद दरवाज़ों के बीच में वो दूसरी बात करते हैं। बातें तो वो होती हैं जिनसे वो उनकी एक्शन से आप जज कर सके ना। कल वो फिर एपेक्स कमेटी में जाएंगे, फिर इन्हीं लोगों के साथ बैठेंगे, फिर अपने दस्तखत करेंगे इन चीज़ों पे। लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, क्योंकि अवाम थक गई है। अवाम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। हमारी माएँ बहनें लाखों की तादाद में सफ़र किए, बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई हैं, किसी ने उनका नहीं पूछा। लेकिन समर साहिबा, अब जो
सूरत-ए-हाल, सियासी सूरत-ए-हाल बन रही है, पीटीआई को हुकूमत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एएनपी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बजट का मामला हो, ऑपरेशन का मामला हो, क्या ऐसा मुमकिन है कि बतौर सियासी जमात दोनों का अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है तो कहीं ना कहीं आप पीटीआई का साथ दें हुकूमत के खिलाफ किसी हिकमत अमली में, ये मुमकिन है? देखिए जी, हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मिल के सियासत करने में बिलीव नहीं करती जी। हम किसी की सियासी तौर पे तजलील नहीं करना चाहते, किसी की लीडरशिप को, हर पार्टी का एक अपना नज़रिया होता है और ये हर किसी की मर्जी है कि वो किस नज़रिए को फॉलो करे। जमहूरी हमारी रिवायात भी ये हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि वो अपने आप में भी फ़िलहाल मुनज़्ज़म नहीं है। आप देख लें उसके अपने कितने फैक्शंस हैं, एक दूसरे के ऊपर भी रोज़ गद्दारी के फतवे वो लगा रहे हैं, कुछ अजीब अहमकाना किस्म का एक माहौल है। ज़रूर हमने इलेक्शन से पहले भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की थी और उस वक्त उनका ऐसा रवैया था कि उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की इनविटेशन लेने के लिए वो राजी नहीं थे। सही, आना तो दूर की बात है। तो अभी भी एपीसी हुकूमत बुलाने का इरादा रख रही है, एएनपी शिरकत करेगी? यस, हम शिरकत करेंगे। क्योंकि हमने हमेशा अपने बड़ों से ये सीखा है और हमारा पुख्ता यकीन ये है कि डायलॉग ही सब चीज़ों का हल है। नहीं, लेकिन ये जो धड़ेबंदी की बात हो रही है पीटीआई के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में आप देख रही हैं कि वहाँ भी धड़ेबंदी है और उसका सूबे को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है जी, क्योंकि धड़ेबंदी तो इलेक्शन की रात पे ही सामने आ गई थी। क्योंकि एक काफ़ी बड़ा चंक जो पीटीआई के उस कहते हैं कि हम फॉर्म 45 के अपने आप को एमपीएस कहते हैं, उनको असेंबली से बाहर कर दिया गया। उनके रिज़ल्ट्स बहुत बचकाना तौर पे वेरी क्लमज़ली उनके रिज़ल्ट्स ऑल्टर कर दिए गए। जिन आरओज़ ने, जिन डीसीज़ ने, जिन कमिश्नर साहिबान ने के रिज़ल्ट ऑल्टर किए थे, जिनके खिलाफ वो एमपीएज या एक्स एमपीएज अब आप कह सकते हैं या एक्स कैंडिडेट्स चीखे मारे अदालत गए हुए हैं, उनके खिलाफ धरने किए हैं, वो आज भी अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनमें से एक को भी नहीं हटाया। चलें, बहुत शुक्रिया समर साहबा, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हारून बलोच साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की बातें हैं, आज जो जलसा मनसूख हुआ उसी पर हमें जुनैद अकबर साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। मोहम्मद अली दुरानी साहब और समर हारून बलोच साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। जुनैद अकबर साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज पीटीआई जो है वो जलसा करने जा रही थी, एनओसी नहीं मिला और आपने मनसूख करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद तनकीद हो रही है कि नहीं, क़यादत को खड़े होना चाहिए था। आप समझते हैं कि पीटीआई के ऊपर जो तनकीद हो रही है कि क़यादत का फुकदान है, आप समझते हैं कि वाकई पार्टी के अंदर ऐसा कोई मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। ये सबसे पहले तो ये कि एनओसी मिली थी फिर दोबारा कैंसिल हो गई थी। हमने वो जो जलसे का था और ये इस तरह नहीं मिली थी। हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के कहने पे हमें एनओसी दी गई थी और जगह का जो उसने खुद हमारी नहीं की चॉइस, जगह की चॉइस भी हमारी नहीं थी। इसके बावजूद हमने कहा कि नहीं, इस पे कर लेंगे। लेकिन कल हुकूमत को पता चला कि हज़ारों नहीं लाखों लोग आ रहे, तो यहाँ पर अजीब जमहूरियत है कि ना हमें सियासी एक्टिविटी की इजाज़त है, ना हमें कैंपेन की इजाज़त है, ना हमें झंडे की इजाज़त है। तो यही हुकूमत है कि वो बात तो जमहूरियत की करते हैं, बात तो ये करते हैं कि आओ बैठकर बात करते हैं और रवैया इन लोगों का यही है। तो दूसरी बात आपने जिस तरह फरमाया कि क़यादत का फुकदान नहीं, क़यादत का फुकदान तो खैर नहीं है पीटीआई में है। अल्लाह ताला का ख़ास करम है पे कि हर बंदे में ये खसूसियत है कि वो पार्टी को लीड करे, क्योंकि ख़ानदानी पार्टी नहीं, इस तरह नहीं कि जिस तरह दूसरी पार्टियों में जो है उस ख़ानदान का होना ज़रूरी होता है। तो हर बंदा नहीं, लेकिन सर अब जलसा आपको जो एनओसी था वो कैंसिल हो गया, आप जलसा नहीं कर रहे, आपके 80 के करीब जो हैं वो अरकान हैं कौमी असम्बली में, आप कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर, क्या फिर इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन, कोई मोशन, कोई तहरीक लाने का कोई इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, लेकिन मेरे ख्याल वो इंतहा को पहुँच चुके इदारे जमहूरियत का तो बेड़ा गर्क हुआ है। और मैं सिर्फ हुकूमत नहीं, कुछ इदारे भी है कि वो नहीं चाहते कि हम इस तरह की एक्टिविटी करें। 3 दिन पहले हमारी 2 दिन पहले बल्कि मेरी खान साहब से मुलाकात थी और अदालत के कहने पे थी।
ہم ایک جس میں ایک ہمارے اپوزیشن لیڈر تھے سینٹ کے ایک قومی اسمبلی کے عمر ایوب صاحب، اس کے باوجود 3 گھنٹے ہمیں جو ہے اڈیالہ میں کھڑا کر دیا گیا، اچھا، اور 3 گھنٹے بعد جو ہے ہمیں اجازت نہیں سر لیکن آپ نے ملاقات بھی کی ہے خان صاحب کے ساتھ، تو بتائیں گے کہ یہ جو باہر ایک کنفیوژن ہے کہ فواد چودھری صاحب پارٹی میں ہیں نہیں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی ہے؟ نہیں، ہماری ملاقات نہیں کروا دی گئی، باوجود اس کے 3 گھنٹے ہمیں گیٹ پہ کھڑا کر دیا گیا اور پھر ملاقات نہیں کرنی، 5 بجے تک۔ ٹھیک ہے جنید اکبر صاحب، لیکن اب جو فواد چودھری صاحب باتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں واضح طور پر کہ اس وقت جو باہر ہے قیادت، ان کو جو خان صاحب کی رہائی کے لیے کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں فواد چودھری صاحب میرے بھائی ہے، اس کی رائے کا اپنا احترام میں کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ کہ جو قیادت ہے وہ خان صاحب کی چنی ہوئی ہے، اگر خان صاحب اس سے مطمئن نہ تھے تو وہ تو آسانی سے چین کر سکتے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ ہم اصل میں آج میں میٹنگ میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا کہ کن وجوہات کی وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یار ہم یہ جلسہ منسوخ کر لیتے۔ میری اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں جلسہ چاہے کینسل بھی ہو جائے، لیکن میں کیونکہ وہ اندر کی بات مجھے معلوم نہیں کہ کن وجوہات پہ، کیونکہ اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، اس نے کینسل کیا ہے تو اس کی کچھ وجہ ہوگی، لیکن میری اپنی جو سیاسی مجھے لگ رہا ہے تو میرا تو یہ تھا کہ جلسہ منسوخ ہونے کے بعد ہمیں کرنا ضرور چاہیے تھا، کیونکہ جو جلسہ تو ایک دن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یہ والا جو ہے سارا پنجاب، سارا KP، سارا پاکستان جام جاتا، کیونکہ ہمیں آنے نہیں دے رہے تھے، تو ہمارا ہر جگہ پہ ایک جلسے کی جگہ ہمارے درجنوں جلسے ہو جاتے۔ اگر میری تھی تو میں یہ کہتا کہ نہیں ہم نے کرنا۔ لیکن حال ہی میں یہ بھی خبریں ہیں کہ آپ نے کور کمیٹی سے بھی ریزائن کیا ہے سر؟ بالکل اسی طرح ہے، وہی بات ہے جس طرح ہمارا بھی یہ گلہ ہے کہ خان صاحب کی تک ہماری رسائی نہیں ہے، اور میں پارٹی کے اندر کی بات ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے فیصلے ہوئے اس کی بینیفیشری وہی لوگ ہیں جو خان صاحب سے مل کے آتے ہیں، تو سب سے بڑی ہماری جو ہے یہ کہ ہمیں تو یہ موجودہ اسٹریٹجی جو ہے، کیونکہ ہم خان سے ملیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کیا ہے یہ اسٹریٹجی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جس طرح باقی ورکر کہہ رہے ہیں، تو مجھے اس تک رسائی نہیں ہے، اگر مجھے اس تک رسائی تو مجھے پتہ چلے گا۔ سر اس میں رکاوٹ آپ کے مطابق کون ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی رکاوٹ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ایک تو عدالت کی نے 6 بندوں کی اجازت دی ہفتے میں، تو اس 6 بندوں کا سلیکشن جو ہوتا ہے وہ عجیب ہوتی ہے، کیونکہ 6 بندے ہمارے 92 تو ہمارے سلیکشن تو آپ کی پارٹی کی قیادت ہی کرتی ہے، تو اس میں یہ کنفیوژن ہے، کیونکہ یہاں پر جو مجھے بتایا گیا تھا خان صاحب کی طرف سے، وہ کہہ رہے کہ مجھ سے شیئر نہیں ہوتا، یہاں پر ہمیں جب قیادت کہتی ہے وہ کہتے کہ نہیں ہم 20-25 نام بھیجتے ہیں، پھر خان صاحب اس میں ٹک مار کر کے ہمیں واپس دیتے کہ یہ 5 بندے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو قیادت باہر ہے وہ بہت سے لوگوں کو خان صاحب سے دور بھی رکھنا چاہتی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ قیادت کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہوگا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملے، میں ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تاکہ اس میں جو ہے یہ والا عنصر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جنید اکبر صاحب، حال ہی میں یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ ایک دھڑا PTI کے اندر تقریباً 20 اراکین کے قریب ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ مؤثر اقدامات نہ اٹھائے گئے تو شاید پھر ہم ریزائن کر دیں، ایسی کوئی بات ہے اندر؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، رائے ہوتی ہے ہماری ہم میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ہمیں جو کسی پارٹی میں اظہار رائے کی آزادی ہے وہ PTI ہے، تو مختلف رائے آتی ہے، کوئی کہتا ہے آپ یہ بندہ اپنی اسٹریٹجی شیئر کرتا ہے پارٹی کے ساتھ، تو ضروری نہیں، میری بھی اپنی رائے مختلف ہے جو موجودہ اسٹریٹجی ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر موجودہ اسٹریٹجی ہے تو کوئی بندی نیتی پہ وہ اس میں عمر ایوب صاحب کی نیت پہ میں شک نہیں، اس کی جو قربانیاں ہیں وہ جو سخت ٹائم ہے اس نے کیا، اس کی ہمارے بیرسٹر صاحب کی جو قربانیاں ہے اس سے چھپی نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کیونکہ بیرسٹر صاحب کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اتنی بڑی سب سے بڑی پارٹی کا اس کو اس ٹائم چیئرمین بنا دیا کہ جس کو ایکسپیرینس نہیں تھی، اور یہ ریاست کو سوچنے والا ہے، ریاست اس پہ سوچے، اگر اتنا بڑا گیپ ہمارا آ گیا، جو بڑے بڑے ہمارے عہدیدار تھے یا جیل گئے یا اس کو جو ہے وہ روپوش ہو گئے یا اس کو ریاست نے پارٹی چھوڑائی، تو جب اتنا بڑا گیپ آتا ہے تو پھر اس طرح ایسے لوگ آگے جس کی وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کا گریپ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، یا وہ کسی اور نظر سے چھوٹے، وہ اتنی سیاسی اس کو سمجھ بوجھ ہو سکتا ہے، اس میں اس وہ، لیکن یہ نہیں کہ میں اس کی نیت پہ شک کرتا ہوں، میں اس کی قربانیوں کو۔ فواد چودھری صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ PTI میں واپس آ چکے ہیں یا PTI کا حصہ ہیں، کیا PTI ابھی فواد چودھری صاحب کو اون کرتی ہے؟
नहीं, PTI की जो मौजूदा क़यादत है तो उसकी तो यही रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो है पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब को जो जितना मैं सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने पार्टी खान साहब के कहने पे छोड़ी है। अभी ये खान को पता होगा और खान ने कहा कि इस मौजू पे दोनों साइड जो है बात न करे, मैं जेल से आके मैं खुद फैसला करूँगा, और पार्टी भी यही कह रहा है कि ये खान ने फैसला करना है कि फवाद चौधरी साहब पार्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन सर अब हमने देखा है कि मौलाना साहब के साथ बड़ी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन बात बन नहीं रही, इत्तेहाद बन नहीं रहा। आप समझते हैं कि PTI और मौलाना साहब एक साथ बैठ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इत्तेहाद देख रहे हैं कोई? नहीं, इंशाल्लाह जी हमारा इत्तेहाद बन जाएगा। असल में हमारा और उसका फासले इतने ज़्यादा थे ना कि हमें अगर इसी टाइम, और ये मौलाना साहब की तजवीज़ थी और मैं भी इसको सेकंड करता हूँ कि मौलाना साहब की ये थी कि हम इतने हमारे फासले थे, हमारे वर्कर एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे, अगर एक जगह पे हम इकट्ठे होंगे तो ये हो सकता है कि उसमें कोई बदमज़गी हो, तो वो इतना गैप है तो उसको फिल करने के लिए टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि हमारा जो है इत्तेहाद बन जाएगा इंशाल्लाह, हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह इकट्ठे हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं कि सर क़यादत को जो करना चाहिए, जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जो उनकी रिहाई के लिए करना चाहिए, आप भी देख रहे हैं कि वाकई वो कुछ नहीं हो रहा? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो कुछ नहीं, और मेरी अपनी राय हो सकता है, मैं नहीं कहता कि क़यादत की मौजूदा पॉलिसी से मैं जो है उससे हो सकता है मैं इख्तिलाफ रखता हूँ, लेकिन वो अपनी नज़र से देखते हैं, उसकी खान तक ज़्यादा रसाई है तो हो सकता है वो खान उसे कोई स्ट्रेटजी उससे वो देते तो, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि हमें शिद्दत लेना चाहिए, शिद्दत असम्बली से के अंदर हो कि असम्बली के बाहर, क्योंकि अदालतों से हमें कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। चलें ठीक है जुनैद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, जुनैद आपकी गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि तहरीक इंसाफ ने जलसा मनसूख तो किया है, उसके बाद आगे उनकी स्ट्रेटजी जो है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।